जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बाय जूकिंग के मेडिसिन के नॉलेज से इतने खुश हो गए कि उन्होंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया, मगर कुछ महीनों बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ गया। वहीं पर जूकिंग मिस्टर ले को हील करने के लिए डेस्टिनी फ्लावर की तलाश में फॉरबिडन जोन में भटकता रहता था और एक रात काफी लेट होने की वजह से उसने अजूर स्पिरिट टेम्पल में पनाह ली, मगर उतने में डीमंस उस टेम्पल पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ का गार्डियन अवेकन हो गया और उसने अपनी सोड इसेंस जूकिंग को देकर उन डीमंस का खात्मा किया। उस इसेंस की वजह से जूकिंग सीधे कल्टीवेशन की 5वीं लेवल के पिक पर पहुंच चुका था और अब वो काफी ज्यादा खुश होकर अपने घर पहुंच गया ताकि ये गुड न्यूज मिस्टर ले के साथ बांट सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जूकिंग को देख पाते जो कि अपने घर के सामने पहुंच गया था। वहीं पर मिस्टर ले को भी किसी के आने की आहट महसूस हुई तो तुरंत ही अपने बेड से उठ जाते हैं। वो कह रही थी शायद बच्चा वापस आ चुका है तो तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। वहीं पर जूकिंग भी उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था और फिर इन दोनों ने डोर ओपन किया। हालांकि ये अलग अलग वक्त की कहानी है। मिस्टर ले ने इस उम्मीद में डोर ओपन किया था कि उन्हें अपने सामने जूकिंग नजर आएगा, मगर उनके सामने तो मिस्टर सन था और वहीं पर जूकिंग को अपने सामने बस तबाही नजर आई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है तो तुरंत ही घर में दाखिल हो गया, मगर घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं था और तभी लिनिया और शीजी वहाँ पर पहुँच गए जो कि बुरी तरह से घायल थे। जूकिंग उनसे पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ तो शीजी उसे मायूस होकर बताने लगा कि बच्चे मिस्टर ले के साथ कुछ हुआ है। अभी सुनते साथ ही जूकिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। शीजी उसे बता रहा था कि नाइट डव कैंप के लोग ह्यूमन फ्लेश को हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। उस नाइट डव कैंप का लीडर और हमारी सीनियर मिस्टर ले के दरमियान कोई पुरानी दुश्मनी थी तो उन्होंने मिस्टर ले पर अटैक किए, उन्हें ब्रूटली घायल किया। मैंने और लिनिया ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन हम लोग उनके खिलाफ पूरी तरह से कमजोर पड़ गए। मिस्टर ले ने एक बार हमें नशे की हालत में बताया था कि नाइट डव के कैंप के लीडर ने उनके फियांसे को मार दिया। उस वक्त मिस्टर ले ने उस बंदे को मारने के लिए अपनी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी थी, मगर फिर भी वो बंदा जिंदा बच गया। मिस्टर ले को उसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगा कि वो बंदा तो सालों पहले मर चुका, मगर आज वो अचानक से उनके सामने आ गया। अभी सारी बातें सुनने के बाद तो जूकिंग की आंखों में आंसू आ गए। वो कह रहा था कि नाइट डव कैंप के मास्टर ने मेरे सीनियर को हर्ट किया। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी तो लिनिया उसे समझाती है कि कुछ भी मत करना, वो बंदा अकेला नहीं है बल्कि हमारे स्कैवेंजर कैंप का मास्टर भी उसे सपोर्ट कर रहा था। हमें कोई एक्शन लेने से पहला सोचना पड़ेगा। तब तक इनके घर के सामने कैंप के ढेर सारे सिपाही पहुंच गए थे। इधर लिनिया जूकिंग को समझाने लगी कि इन लोगों को वज्रा से का सपोर्ट है, ये पूरा इलाका उन्हीं के अंडर आता। इधर थ्री बियर्ड के चेहरे पर ईवल स्माइल थी। वो इन्हें खत्म करने के लिए अपने चमचों के साथ पहुंच गया, मगर जूकिंग ने उन सभी को देख लिया था, इसलिए वो बंद दरवाजे के क्रैक से ही अपनी सोड को रिलीज कर देता है, जिसके चलते वो सोड एक सिपाही के गले को फाड़ते हुए सीधे थ्री बियर्ड पर जाके हिट हो गई, जिससे तो वो कमीना जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जाओ जाकर सबकी लाशें गिरा दो। तो सिपाही तुरंत ही उस घर में शामिल हो गए और जूकिंग भी किलिंग स्प्री के लिए रेडी था। इधर दरवाजा तो बंद हो चुका है तो थ्री बियर्ड जूकिंग को गालियां देते हुए कहने लगा कि आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना। मगर उसने देखा कि जूकिंग ही उसके चमचों को तेजी के साथ निपटा रहा है। उसे तो बस उनकी लाशें इधर उधर फेंकते हुए नजर आ रही थी, जो देखकर वो पैनिक होकर उन्हें डांटने लगा कि तुम सब के सब लूजर हो, तुमसे तो एक बच्चा भी संभाला नहीं जा रहा। इधर जूकिंग ने 1 बाय 1 करते हुए इन सिपाहियों को कीड़े जैसे मसल दिया। वहीं पर थ्री बियर्ड की तो फटके हाथ में आ गई। उसे अब घर के अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और तभी उसे नजर आया कि कोई तो दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले ही डर के मारे चिल्लाने लगा कि मेरे करीब भी मत आना, लेकिन केयरफुली देखने के बाद उसे वहाँ पर अपना चमचा नजर आया तो थ्री बियर्ड ने चैन की सांस ली। उसे लग रहा था कि चलो मैं तो बच ही गया, मगर उसी वक्त उस सिपाही का गला भी स्लिट हो गया था और फिर जूकिंग एक काल जैसे थ्री बियर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो देखकर ही थ्री बियर्ड तो डर के मारे आंसू बहा रहा था। वो जूकिंग को बताता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये
सारा किया धराया तो उस सन का है। वही मिस्टर ली को कैंप मास्टर के पास ले गया था। प्लीज मुझे मत मारो। मिस्टर ली फिलहाल कैंप मास्टर के मैंशन में है। देखो मुझे जो कुछ भी पता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम मुझे मार नहीं सकते। लेकिन जूकिंग ने तो उसे और टॉर्चर करते हुए अपनी तलवार पाव से लेकर सीधे गर्दन तक घसीट दी, जिसके चलते थ्री बियर्ड का काफी दर्दनाक अंत हुआ था। और अब उसे मारने के बाद जूकिंग काफी जोरों से सांसें लेने लगा। उसने लिनिया और शीजी को तो बचा लिया था, लेकिन मिस्टर ली अभी भी दुश्मनों के कब्जे में है। इधर शीजी हैरान होते हुए लिनिया से कह रहा था कि बच्चा जितना हमने सोचा था उससे भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर निकला। और इधर जूकिंग कैंप मास्टर के मेंशन की तरफ निकल पड़ा है। जो देख लिनिया कह रही थी कि कैंप मास्टर ची कंडेंसेशन के 9वीं लेवल का कल्टीवेटर है, हमने भी जूकिंग के साथ जाना चाहिए। और अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें मिस्टर ले के पास की कहानी दिखाई गई। टाओहोंग उनकी मोहब्बत थी, मगर इनके दुश्मन ने टाओहोंग को मिस्टर ले के सामने काफी ब्रूटली मार दिया। यही सारी बातें याद करके मिस्टर ले काफी ज्यादा मायूस हो गए। तभी उनका दुश्मन उनसे कहने लगा कि ले, क्या तू तकदीर पर भरोसा करता है? तुझे तो याद ही होगा कि टाओहोंग का बदला लेने के लिए तूने मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश की थी और उसकी कीमत थी तेरी कल्टीवेशन। तुझे लगा कि मैं मारा गया, लेकिन मैंने बड़ी ही चालाकी से एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके अपनी मौत को फेंक दिखाया, जिसके बाद मैं वहाँ से भाग निकला था। और उस टेक्निक का यूज करने की वजह से मेरी भी सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई। मेरा चेहरा इतना ज्यादा बर्बाद हो गया कि मुझे हमेशा नकाब पहनकर उसे छुपाना पड़ा। वेल, इस बंदे को आइस मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता था। वो मिस्टर ले से कहने लगा कि तेरी वजह से मैं कभी किसी को अपना मुंह दिखा नहीं पाया, इसके लिए तो मैंने तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब वो सेंटीपीड की बोतल को उठा लेता है। वो कह रहा था क्या नाम था उस लड़की का? अरे हाँ, याद आया, उसका नाम था टाओहोंग। वो काफी अच्छी बंदी थी। जब हमने उसे ट्रेजर कीपर बनाने के लिए कैप्चर किया तब उसने ना ही कोई तमाशा खड़ा किया और ना ही अपने आंखों से आंसू बहाए। वो बस बार बार रहम की भीख मांगती थी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। सच बताओ तो उसकी गुहार सुनकर एक सेकंड के लिए मेरा भी दिल भर आता था। वो कहती थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। उसकी बातों से ही मिस्टर ले तड़प उठे। वो उससे कहते कि अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत ले। तो आइस मॉन्स्टर उससे कहने लगा कि तू फिक्र मत कर, हम दोनों के दरमियान जो भी हिसाब किताब है वो अब जल्दी सेटल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ जूकिंग काफी तेजी के साथ मेंशन की तरफ रवाना हो गया, मगर तभी जनरल गुआन उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इधर आइस मॉन्स्टर मिस्टर ले से कहने लगा कि मैंने सुना था तुमने काफी अच्छा काम किया। हाल ही में तुमने एक बच्चे को पाला है, तुम उसकी काफी ज्यादा फिक्र करते हो, मगर अब तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मैं उसे काफी अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ। देखो तो जनरल गुआन अपने साथ न जाने कितने ही सारे दोस्त लेकर उस बच्चे को एंटरटेन करने चला गया है। वेल, इधर लेन के लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि आइस मॉन्स्टर ने अपने ढेर सारे सिपाहियों के साथ 2 बंदे ऐसे भेजे थे जो कि ची कंडेंसेशन के 8वें लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर ले उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तेरे और मेरे दरमियान की दुश्मनी का उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो उससे तू अपने हाथ दूर रखेगा। जिस पर आइस मॉन्स्टर जवाब देते हुए कहने लगा कि जो तुझे पसंद है उसे मारना मुझे पसंद है। जैसे मैंने तेरी औरत को तड़पाया था उसी अंदाज में मैं तेरे इस पालतू बच्चे को भी टॉर्चर करूंगा। और फिर उस बंदे ने वो पॉइजनस सेंटीपीड सीधे मिस्टर ले के मुंह में ठूस दिए। ये बंदा उन्हें धीरे धीरे मार रहा था, जिसके चलते मिस्टर ले बुरी तरह से तड़पने लगे। वो सेंटीपीड उनकी स्किन को फाड़कर अंदर रेंग रही थी। और वहीं पर आइस मॉन्स्टर कहने लगा कि सबसे पहला तो मैं उस बच्चे को तड़पाऊंगा और तुझे वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। दरअसल तुझे जहन्नुम में पहुंचाने से पहला तेरा मनोरंजन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर वो बच्चा धीरे धीरे तेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये सब देखने के बाद तुम खुद होकर मेरे सामने मौत की भीख मांगोगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने नाइफ को मिस्टर ले की आंखों में पियर्स किया। ये सीन हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्रूटल थे। वही दूसरी तरफ जूकिंग उन सभी बंदों को खत्म कर रहा था जो कि आइस मॉन्स्टर ने उसे हर्ट करने भेजे थे। वो अपना स्पीयर किसी के गले में उतार रहा था या तो किसी के भेजे में। इधर वो आइस मॉन्स्टर मिस्टर ले से कहने लगा कि इतनी जल्दी बेहोश मत होना। और फिर वो अपना ब्लड छिड़कते हुए वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को भी समन कर चुका जो कि मिस्टर ले के मांस को चबा रहे थे। उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसे इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। वही दूसरी
दूसरी तरफ जूकिंग अपना स्पीयर और तलवार न जाने कितने ही गलों और सीनों में उतार चुका था। यहाँ पर हमें एक बेरहम और इंटेंस फाइट दिखाई गई। न जाने कितने ही लोग जूकिंग के हाथों बलि चढ़ गए थे। एक पूरी फौज भी जूकिंग को रोकने में नाकाम होती जा रही थी और उसी वक्त जूकिंग ने उन्हीं बंदे से एक स्पीयर छीन लिया। उसने देखा कि और भी 50-60 सिपाही उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो इन्हें भी हेल तक पहुँचाने के लिए रेडी था। इधर ये दोनों बंदे दूर से इस किलिंग स्प्री को विटनेस कर रहे थे। उनमें से एक तो अपनी ही ब्लेड का लोहा खाते हुए कहने लगा कि ये बंदा भी मेरे जैसा ही स्ट्रॉन्ग है, बस मैं 8वीं लेवल पर हूँ और ये है 5वीं पर। साथ ही मुझे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशंस थोड़े से अलग महसूस हो रहे हैं। तभी उसका साथी उससे पूछता है कि बता फिर उसे पहला मारने तू जाएगा या फिर मैं जाऊँ। दरअसल ये लोहा खाने वाला बंदा नाइट ईगल स्क्वाड का कमांडर है। वो कहने लगा कि वज्रा सेक्ट की टेरिटरी है और ये कैंप लीडर तुम्हारे सेक्ट का ही एल्डर भी, तो भला मैं पहले क्यों जाऊंगा? ये इलाका तुम्हारा है तो पहले तुम जाओगे। वैसे भी तुम तो वज्रा सेक्ट के नए अपॉइंट किए हुए ग्रैंड एल्डर हो। इधर जूकिंग ने आखिरी बंदे को भी मार दिया था और अब वो बड़े ही कूल अंदाज में ग्रैंड एल्डर को बैटल में आने के लिए इशारा करता है, जो देखकर उस ग्रैंड एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि ये एक मामूली सा 2 कौड़ी का फ्री कल्टीवेटर है, मगर फिर भी मेरे जैसे ग्रैंड एल्डर के सामने तेवर दिखा रहा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने वहाँ पर अपने पावर्स का यूज करके वो हवा में फ्लोट करने लगा। उसकी ताकत देखकर ही वहाँ पर जो छुपे हुए बंदे थे वो कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर तो जरूर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर पहुँच गया होगा। अब तो बच्चे की जान खतरे में है। मगर जूकिंग भी काफी स्मार्ट है। वो अपने हाथ में एक पॉइजनस ऑर्ब को होल्ड करके रखा था। इधर नाइट डाउ कैंप का कमांडर कह रहा था कि ग्रैंड एल्डर तो मामूली सी विंड एलिमेंट टेक्निक दिखाकर ऐसा दिखावा कर रहा कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच गया, जबकि असल में तो ये मेरे ही जैसा 8वीं लेवल पर है। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हम कैंप लीडर शियांग को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि हमने ची कंडेंसेशन के 8वीं लेवल वाले 2 बंदों को उस बच्चे को निपटाने भेज दिया है। इस काम में अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली। सच बताओ तो मैं उस बच्चे को प्रॉपरली ट्रेनिंग देकर हमारी टीम में शामिल करना चाहता था, मगर वो बच्चा तो अंधा निकला, इसलिए उसे मरना पड़ेगा। इधर ग्रैंड एल्डर जूकिंग से कह रहा था कि तुझे अपनी औकात पता ही नहीं, तेरे जैसे बेवकूफ ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। और उतने में जूकिंग काफी तेज रफ्तार के साथ उस पर चार्ज हो गया। उसकी स्पीड देखकर ही वो बंदा हैरान था और तभी जूकिंग ने उसके हाथ पर वो पॉइजन सॉप बर्स्ट कर दिया, जिससे तो बंदा पॉइजन को इनहेल करके सीधे जमीन पर पुश हो जाता है। वो कह रहा था कि फालतू की ट्रिक्स मुझे पसंद नहीं आती और अब उसने एक बार फिर से वहाँ पर विंड एलिमेंट का यूज करना शुरू किया। वो जूकिंग से कह रहा था कि तुझमें तो कोई स्पेशल बात नहीं है, मगर तभी उसे अचानक से खून की वोमिटिंग होने लगी। वो कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि तूने मुझ पे कौन सी पॉइजन का यूज किया है, और अब वो बंदा बुरी तरह से तड़पने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर वो तलवारें खाने वाला कमांडर भी हैरान था और फिर जूकिंग सीधे उसके गले पर अपना डैगर लगा देता है। इधर कैंप लीडर कह रहा था कि बस आधी इंसेंस स्टिक जलकर राख होने तक वो बच्चा मारा जाएगा, मगर उसे क्या ही पता कि जिस फौज को उसने बच्चे को मारने भेजा था वो ऑलरेडी जहन्नुम में पहुंच गई। इधर जूकिंग ने काफी गुस्से में और बेरहमी से उस कमीने का गला काट दिया। ये बंदा 8वीं लेवल पर था, मगर फिर भी जूकिंग पर एक भी वार नहीं कर पाया और इससे पहले ही चल बसा। साथ ही हमें जूकिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर्स काफी गुस्से में रोर कर रहे थे। वली से थ्रेड द 9 हेवंस कहा जाता था, यानी कि 9वें आसमान पर कदम रखा। दरअसल जूकिंग ने एक और ब्रेक थ्रू किया था, वो अब 6ठी लेवल पर पहुंच चुका है। इधर वो ब्लेड खाने वाला कमांडर अब एलिक्सर खाते जा रहा था, क्योंकि जूकिंग को हराने के लिए उसे ताकत की जरूरत है। तभी जूकिंग ने उस ग्रैंड एल्डर की कटी हुई गर्दन तुरंत ही उसकी तरफ थ्रो कर दी। जो देखो बंदा कहता है कि वज्रा सेक्ट के लोग किसी काम के नहीं, इस बेवकूफ ने तुम्हारे पॉइजन को हल्के में लिया। खैर तेरा पॉइजन तो देख लिया मैंने, अब अपनी कोई नई ट्रिक का यूज करना। और इतना कहते साथ ही वो सीधे जूकिंग पर लात जड़ने रवाना हो गया, मगर जूकिंग उसके लात पर एक पंच हिट करके उसे पुश कर देता है। हालांकि उसी वक्त वो बंदा दोबारा से वापस आकर जूकिंग पर मुक्कों की बारिश करने लगा और अब वो जूकिंग के पेट में अपनी एक ब्लेड पियर्स कर देता है। जब से खून खराबा चल रहा था तब से कोई भी जूकिंग को घायल नहीं कर पाया, मगर इस बंदे ने उसे इंजर्ड कर दिया। वो कहता है कि तूने ची कंडेंसेशन की 6ठी लेवल पर ब्रेक थ्रू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे हरा सकता। हम दोनों में अभी भी 2 लेवल्स का फर्क है। इधर जूकिंग अपना पूरा जोर लगाकर उसके सिर पर अपना सिर दे मारता है, जिससे वो बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और
इसी मौके का फायदा उठाकर जूकिंग ने तुरंत ही उसकी गर्दन दबोच ली। वेल, ऐसे शैतानों के गले काटना तो जूकिंग की फेवरेट हॉबी बन चुकी है, मगर ये बंदा अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे रेजिस्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, वो तो उस ब्लेड को जूकिंग की आंखों में पियर्स करना चाहता है, मगर तभी जूकिंग ने उसके कान को जोरों से काट लिया। और सिर्फ काटा नहीं था, बल्कि उस बंदे का कान ही उखाड़ लेता है, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर मौका मिलते साथ ही जूकिंग की ब्लेड सीधे उसके गर्दन में पियर्स हो गई। इस तरह से जूकिंग ने उन सारे बंदों की लाशें बिछा दी जो उसे मारने आए थे। उसका ये कहर देखकर तो शीजी और लिनिया के तो वाकई में होश उड़ गए थे। वहीं पर जूकिंग पर जो ब्लेड से घाव लगा था, पर्पल एमेथिस्ट तुरंत ही उसे भर देता है, जिसके चलते वो एक बार फिर से दुश्मनों का सर्वनाश करने निकल पड़ा। लेकिन न जाने कितने ही सारे पालतू कुत्ते वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो जूकिंग उन पर भी टूट पड़ा। इधर वो जले मुंह का मॉन्स्टर कहने लगा कि पता नहीं उन दोनों को इतना वक्त क्यों लग रहा है, अभी तक तो बच्चे की लाश लेकर यहाँ पर आ जानी चाहिए थे। अब इस बुढ़े के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और मैं इसकी मौत से पहले इसे उस बच्चे की लाश दिखाना चाहता हूँ। अगर ये ऐसे ही मारा गया तो मेरे इस जले हुए कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। और तभी ने मेन गेट पर किसी के जोर जोर से टकराने की आवाज आई, जो देख वहाँ मौजूद जितने भी प्रिजनर्स थे वो भी पैनिक हो गए। और दोस्तों, इन प्रिजनर्स में छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें मार के इनका मीट एक्सपोर्ट करने का काम एक कैंप लीडर करता आ रहा था। और तभी वो मेन गेट ब्रेक होकर कई सारे सिपाहियों की लाशें अंदर फेंकी गई। साथ ही एक तलवार भी सीधे कैंप मास्टर की तरफ चार्ज हो गई थी। तो उस गेंडे ने तुरंत ही अपनी सर्वेंट को ढाल जैसे यूज करते हुए खुद को बचा लिया। उसी वक्त और भी स्पीयर्स थ्रो होते हुए कैंप लीडर के सामने जितने भी सिपाही थे वो सब के सब मारे गए। कैंप लीडर भी ये देखकर थोड़ा सा अमेज था। वो जानना चाहता है कि ये कारनामा आखिर किया किसने। और उसी वक्त बड़ी ही डैशिंग अंदाज में जूकिंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। लेकिन वहाँ आते साथ ही जूकिंग के पाँव के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। पहले तो उसे लगा था कि मिस्टर ले को बस बंदी बनाया गया होगा, लेकिन जो नजारा उसके आंखों के सामने था उसे देखकर ही जूकिंग का दिल दहल उठा। वो तो बस इमोशनल होकर मिस्टर ले को देखे जा रहा था। उनकी बॉडी में जंजीरें पियर्स की गई और सीने पर कई सारे गहरे घाव थे, जो देखते साथ ही जूकिंग रोने लगा। वैसे तो काफी ज्यादा मजबूत है, मगर आज उसका इकलौता सहारा उसकी फैमिली मौत की कगार पर थी। उसे मिस्टर ले के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगे। मिस्टर ले ने उसे एक फादर जैसे प्यार किया, एक भाई जैसे उसकी ढाल बने और एक मास्टर बन के इस दुनिया की ब्रूटैलिटी के बारे में सिखाया। जूकिंग का नाम भी उन्हें नहीं पता था। वो सबको यही बताते कि बच्चा तो मुझे सड़क पर मिला था, इसलिए इसका कोई नाम नहीं, तो तुम लोग इसे बच्चा बोलो, क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर है, इसे धोखा और फरेब नहीं आता। जूकिंग तो बस उनकी हालत देखकर आंसू बहा रहा था। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोसने लगा कि आखिर क्यों वो हमेशा उसके प्यारे लोग उससे छीन लेती है। और गाइस, वाकई ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। वहीं पर कैंप मास्टर कहता है कि ये सब के सब लूजर्स थे, जो एक मामूली से कीड़े को भी रगड़ नहीं पाए। और तभी जूकिंग के आंसू अब गुस्से में बदल चुके थे। वो काफी ज्यादा चीखते हुए सीधे उस मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखो बंदा भी अपने ढोल जैसे पेट को बजाकर उसमें से एक ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। और फिर उसने जूकिंग के अटैक को उसी ब्लेड से काउंटर किया। लेकिन इसी दरमियान जूकिंग ने उसके हाथ पर एक हल्का सा कट लगा दिया था। दरअसल जूकिंग की ब्लेड पॉइजन से सनी हुई थी और इसकी इस कैंप लीडर को कोई खबर ही नहीं, इसलिए वो दोबारा से जूकिंग पर कूद पड़ा। उसकी बॉडी अब एक स्कॉर्पियन जैसी बन गई थी, तो वो अपने क्लॉज में उसे जकड़ लेता है। मगर जूकिंग का ध्यान था बस मिस्टर ले पर, जिसे उस बंदे ने चोक करते हुए उठा लिया था। वो कह रहा था कि मैं तुम सभी को अंडरवर्ल्ड की सैर पर भेजने वाला हूँ। वहीं पर जूकिंग को पता था कि इस बंदे को खत्म करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिस्टर ले की जान बचाना। तब तक मास्टर शियांग उसे चट्टानों पर पटक देता है। जूकिंग घायल तो था, मगर अब वो इमोशनली भी ड्रेन हो गया। मिस्टर ले की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से टूट चुका था। इसी दरमियान मास्टर शियांग पर भी उस पॉइजन का असर दिखना शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो भी कीड़े जैसे तड़प रहा था। मगर ये बंदा शातिर है, उसने तो फटाफट से एलिक्सर कंज्यूम किए। तभी जूकिंग उस पर हमला करने का नाटक करता है और फिर जैसे ही शियांग ने अपनी ब्लेड से उसे हवा में टॉस किया, उसी वक्त जूकिंग ने उस आइस मॉन्स्टर के हाथ पर म्यूटेशन का मैटर भेज दिया। वे ये चीज काफी ज्यादा भयानक थी, लेकिन जूकिंग तो ऑलरेडी इसे हैंडल करना सीख चुका है। और तभी उस बंदे का हाथ अफेक्ट होकर उसने मिस्टर ले को नीचे छोड़ दिया। उसी वक्त जूकिंग हवा में ही उस पर आयरन स्पीयर रिलीज कर देता है और साथ ही साथ उसने तुरंत ही जाकर मिस्टर
ले को भी कैप्चर कर लिया। मिस्टर ले की हालत देखकर जूकिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि वो अब किस तरह से अपने सीनियर को ट्रीट करेगा। और दोस्तों ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। मिस्टर ले उससे कहने लगे, बच्चे तुम वापिस आ गए। तब तक लिनिया और शीजी भी अपने कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। लिनिया भी उनकी हालत देखकर रोने लगी। तभी जूकिंग उन दोनों से कहता है कि सीनियर को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। इस पल में उसे मिस्टर ले के सिखाए हर लेसन याद आ रहे थे। इधर शियांग सोच रहा था कि पता नहीं इस बच्चे ने कौन सा पॉइजन यूज किया है, ये तो जल्दी से क्योर होने का नाम भी नहीं ले रहा। इधर आइस मॉन्स्टर ने देखा कि जो म्यूटेशन उसके हाथ को घायल कर चुका है वो तो जूकिंग के साथ रह के उसकी शैडो बन गया। यानी कि जो चीज सभी के लिए खतरा थी वो जूकिंग का वेपन बन चुकी है। उतने में वो बंदा अपने रिस्ट को स्लेट करके जूकिंग से कहने लगा कि तू कभी भी ले को बचा नहीं पाएगा। और फिर उस बंदे ने बोन बाइंडिंग ब्लड कॉप्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वेल यहाँ पर उसने कई सारे भयानक कॉप्सेस को बाहर निकाला था जो कि सीधे जूकिंग की तरफ चार्ज हो गए। इधर जूकिंग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज होने लगी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। दरअसल यहाँ पर जूकिंग ने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट किया था जिसे ब्लड ची शैडो कहा जाता है। आइस मॉन्स्टर तो ये देखकर ही शॉक हो गया। वो कहता है कि ये मूव तो बस वही बंदा यूज कर सकता जो कि ची कंडेंसेशन की ग्रेट परफेक्शन लेवल पर पहुंच गया हो। तो फिर ये छठी लेवल वाला बंदा इसे इस्तेमाल कैसे कर पा रहा। और उतने में जूकिंग उसका सर्वनाश करने निकल पड़ा। उसका टच होते साथ ही जो मॉन्स्टर उस बंदे ने क्रिएट किए थे वो तो धुल बनकर वैनिश हो गए। ऐसी गजब की पावर और जबरदस्त स्पीड जूकिंग के पास थी। उसका फॉर्म देखकर ही वो बंदा पैनिक हो गया, इसलिए उसने तुरंत ही ब्लड शील्ड आर्मर को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि जूकिंग ने इसे भी अपने 2 पंचेस में ही ब्रेक कर दिया था। जूकिंग को याद आता है कि मिस्टर ले अपने आखिरी दिन एक छोटे से विलेज में गुजारना चाहते थे जहाँ पर उन्हें एक छोटा सा घर बनाना था जिसके सामने एक गार्डन भी होगा। इधर वो बंदा जूकिंग को धमकाने लगा कि मुझे मारा तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर क्या जूकिंग को जिंदगी से लगाव है? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से उसने आइस मॉन्स्टर पर एक जोरदार पंच रिलीज कर दिया। जूकिंग ने अब उसे टॉर्चर करना शुरू किया था। वो उसकी बॉडी में मौजूद हर एक हड्डी को तोड़ता जा रहा था। उस बंदे ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन एक बच्चा उसकी ऐसी हालत करेगा। जूकिंग के पंचेस उसकी बैकबोन से लेकर गले की हड्डी तक सब कुछ डैमेज कर रहे थे। साथ ही जूकिंग उस पर मुसलसल अटैक करते हुए पूछने लगा कि बता तूने उन पर हमला क्यों किया? वो तो इस कल्टीवेशन की दुनिया से बाहर जा चुके थे, तो क्यों तू उनके पीछे गया? वेल यहाँ पर जूकिंग के पंचेस ने उस बंदे का जबड़ा पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था, मगर वो फिर भी नहीं रुकता। उस मॉन्स्टर के खून से जूकिंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। जूकिंग की आंखों के सामने बस मिस्टर ले की यादें घूम रही थी। और फिर वो उस बंदे पर पंच हिट करते हुए कह रहा था कि मेरे सीनियर तो ऑलरेडी अपने बुढ़ापे में थे, क्या तू उन्हें छोड़ नहीं सकता था? जूकिंग के पंचेस ने उस पूरी जगह पर खून की बारिश कर दी थी। उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि उनकी जिंदगी में न जाने कितने ही सारे गम थे, उन्होंने पूरी जिंदगी भर बर्दाश्त किया, तो क्या तू उन्हें सुकून से मरने भी नहीं दे सकता था? बता तूने क्यों उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया? और फाइनली एक जोरदार पंच के साथ जूकिंग ने उस बंदे की जान ले ली। यहाँ पर जूकिंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मिस्टर ले की यादों ने उसे हॉन्ट करना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो अब क्या करेगा।